नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जीआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 29 करेंगे, इसका पार्ट 2 इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इन सब के बारे में ये चैप्टर है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स हेड्स, किन किन हेड्स से पैसे की कमाई होती है। जैसे बिजनेस से कमाई हुई, सैलरी आई है ना, खेती से कमाई हुई, इस तरीके कहाँ कहाँ की कमाई को, रेंट से कमाई हुई, तो किस किस इनकम हेड में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी इनकम जो है टोटल इनकम में जोड़ी नहीं जाती है, कौन कौन से डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ हैं, एटीसी वगैरह, नया टैक्स जो रिजीम आया है उसकी बात करेंगे और आईटीआर फाइलिंग के बारे में भी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अगर इनकम हेड्स की हम बात करें तो देखिए कई सारे तरीक़ों से हम पैसे कमा सकते हैं, उन्हीं की हम हेड की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, 5 हेड हैं इन्होंने इनकम टैक्स के पर्पज़ से इन्होंने कुल 5 हेड बनाए हैं। उन 5 हेड का अगर जिक्र करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इज कवर्ड अंडर दिस हेड। ठीक है, तो सैलरी से कमाई हुई या पेंशन से कमाई हुई उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाएंगे। अमाउंट इज अराइव्ड एट आफ्टर अलाउइंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे और तब अमाउंट यहाँ पर निकाली जाती है आपकी इनकम की। ठीक है, दूसरी कमाई आप कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर बेच के भी कमा सकते हैं और घर जो है किराए पर उठा करके भी कमा सकते हैं। वैसे जनरली किराए वाले घर ज़्यादातर, अगर आपकी लीज वगैरह ना हुई हो तो लोग जो है इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ऑफ द रेंटल इनकम, इसमें ज़्यादातर आपकी रेंट की इनकम आती है, जो आप रेंटल इनकम प्रॉपर तरीके से भी लागू नहीं है लेकिन फिर भी रेंटल इनकम आती है। द अमाउंट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन द बारोड कैपिटल इज आल्सो अलाउड टू बी डिडक्टेड। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपने घर बनवाया है हाउसिंग लोन लेकर के तो उस पर आप टैक्स दे रहे होंगे, तो वो टैक्स यहाँ पर डिडक्शन अलाउ होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में आपकी बड़ी मदद करता है। अगर आप हाउसिंग लोन ले लेते हैं मान लीजिए 60 लाख का और उसमें साल भर में आप 1 लाख रुपए का जो है इनकम टैक्स वो ब्याज भरते हैं, तो ये 1 लाख रुपए का जो ब्याज है ये आपकी टोटल इनकम में से घट जाता है। सोचिए आप 8 लाख रुपए पूरे साल का कमाते हैं तो ये 1 लाख रुपए आपका घट गया। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स पे कर टैक्स कह रहा हूँ, आपने ब्याज पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया हाउसिंग लोन पे। अब आपकी इनकम 7 लाख रुपए ही रह जाती है। तो ये अच्छा फायदे का सौदा होता है, हाउसिंग लोन अगर आप लेते हैं तो। ठीक है, द टैक्स लेविड बाई एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आर अलाउड टू बी डिडक्टेड। अब मान लो म्यूनसिपल टैक्स वगैरह आपने पे कर दिया है या फिर आपने जो है वो और कोई टैक्स जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने अगर आपसे वसूला है, अगर आपके पास उसकी स्लिप है तो आप इसको डिडक्ट कर सकते हैं। सोचिए आप रेंट से हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन आप जो है पता चल रहा है कि मुझे हर महीने 2,000 रुपये उसमें से म्यूनसिपल टैक्स पे करना पड़ रहा है या प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो अब मुझे सिर्फ 18,000 रुपये ही अपनी इनकम दिखानी होगी प्रॉपर्टी में। क्लियर हो जाती है बात। अगर इंटरेस्ट पे करें तो इंटरेस्ट भी घटा लिया जाता है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम आप बिजनेस और प्रोफेशन, तो आपको ये तीसरा तरीका है जहाँ से आप कमा सकते हैं। प्रॉफिट या गेन हो सकता है बिजनेस से या प्रोफेशन, कोई नौकरी वगैरह करें तो वहाँ पर भी कोई नौकरी तो सैलरी में आ जाएगा, प्रोफेशन मतलब जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, इस तरीके का जो काम आप करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्क एज ए फ्रीलांसर आर कॉन्ट्रैक्टर एंड यू रन अ बिजनेस। जब आप एक बिजनेस रन करते हैं तो उस केस में इन प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस होता है। प्रोफेशनल के तौर पर जब आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस में आ जाएगा, फ्रीलांसर के तौर पर प्रोफेशन में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर प्रोफेशन में आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर जो अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, किसी के अंडर में नहीं काम करते। ध्यान दीजिएगा, लॉयर जो अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है वो प्रोफेशन में आएगा। ठीक है, अगर किसी के यहाँ नौकरी करता है वकील तो भाई वो तो सैलरी कमा रहा है। ठीक है, ट्यूशन टीचर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे, प्रोफेशन वाले में आ जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, LIC एजेंट हो गए, आपके कारपोरेट हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे इस हेड में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस वाले हेड में डिडक्ट मतलब आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाती बात। तो जब आप इनकम टैक्स ITR फाइल करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। आपको इनकम हो रही है सैलरी से, आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है ना, या आपको प्रॉपर्टी से प्रॉफिट हुआ, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती है। तो उसी के बारे में यह पूरी कहानी आपको बताई जा रही है। तीसरा हेड हो गया। चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो है 2-3 तरीक़ों से हो सकता है, देखिए समझते हैं कैसे। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, एग्रीकल्चर लैंड हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर इनकी सेल करते हैं कैपिटल एसेट को
तो उसमें कैपिटल गेन होता है। समझिए क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को जब आप बेचते हैं तो उससे आपको जो गेन होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपने कोई लैंड यानी कोई ज़मीन खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है, 10 साल उसको रखा और वो जो है 10 ईयर बाद उसको आपने 60 लाख रुपए का बेच दिया, मैं मान लेता हूँ उदाहरण के तौर पर, तो आपने 40 लाख रुपए का फायदा कमाया। कितना का कमाया? 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, आपकी पूंजी बढ़ गई, कैपिटल आपका बढ़ गया, कितना? 40 लाख से बढ़ गया। इस 40 लाख पर सरकार आपसे टैक्स लेती है, ठीक है। इसी तरीके से आपने शेयर खरीदा, मान लेते हैं आपने पीएनबी का शेयर खरीदा 25 रुपए का, अभी वो शेयर 200 रुपए का हो गया है, तो जब आप 25 का खरीदा था 200 रुपए में बेचा, आपने हर शेयर के पीछे 175 रुपए का कैपिटल गेन किया। इस 175 पर आपसे सरकार टैक्स चाहती है, दैट इज कैपिटल गेन, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अब अगर कहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो अदर सोर्सेस से उठा करके डाल दो, जैसे यूट्यूब से आपको इनकम आ रही है, अब वो किसी में इसमें से किसी में नहीं आती, तो यूट्यूब की इनकम किस में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम दिखा सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, विनिंग फ्रॉम कंपटीशन ईटीसी, ठीक है। तो इसमें आपको सेविंग अकाउंट से जो पैसा इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट वगैरह, आपको एफडी जो आपने करवाई हुई है, जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है उस पर इनकम हो रही है आपको। उसके बाद में आपने कोई कंपटीशन, आपने कोई स्कॉलरशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप खैर माफ़ रहती है, लेकिन कंपटीशन वगैरह में जीता हुआ पैसा सब उसमें आ जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है वो टोटल इनकम अर्न बाई एसएससी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर होती है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने सारा जितना भी पैसा कमाया है वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम अर्नड बाय द एसएससी, एसएससी मतलब टैक्स पेयर होता है, अंडर ईच ऑफ द एबव मेंशन हेड ऑफ द इनकम। अगर पांचों तरीके से आपने पैसे कमाए तो पांचों तरीकों में आप टोटल जोड़ लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बात कर ली किस चीज़ की, हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स के हेड की। तो 5 हेड होते हैं। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें पेंशन और सैलरी वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें अलाउ होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको ज़्यादातर रेंटल इनकम मिलती है। अगर आपने हाउसिंग लोन रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आप डिडक्ट करवा सकते हैं, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पर टैक्स दिया है तो उसको भी आप डिडक्शंस ले सकते हैं। प्रॉफिट और गेन की बात करें बिजनेस में, तो देखो बैंक वगैरह बिजनेस ही करते हैं, तो जितने कॉर्पोरेट हो गए, बैंक्स हो गए, कंपनियां हो गई, चाहे इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल कंपनियां, इंस्टीट्यूशन, चाहे जो भी हो, ये सारे के सारे आपका बिजनेस करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे एलआईसी के एजेंट हो गए, आपके डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वकील हो गए जो खुद प्रैक्टिस करते हैं, ट्यूशन टीचर, मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगा आपका, है ना, प्रोफेशनल वाले में ही आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर के तौर पर, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते हैं, तो उनकी इनकम जो है इस वाले हेड में आती है, तीसरे वाले हेड में आ जाती है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी मैंने आपको बताया कि जैसे अगर कोई जो है आप सेल करते हैं कैपिटल एसेट को, पूंजी वाले एसेट को अगर आप बेचते हैं तो उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड खरीदा और उसको बेचा तो जो गेन होगा, इनकम, घर खरीदा, घर बेचा, उसमें जो इनकम होगी उस पर इनकम टैक्स देना हो, तो ये सारी इसमें आ जाती हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर किसी में नहीं आती तो इसमें आ जाती है। जैसे आपको एफडी पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने कोई कंपटीशन वगैरह जीत लिया है ना, कौन बनेगा करोड़पति से अगर आप जीत करके आते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम, जितनी भी इनकम आपके जितने भी सोर्सेज से हो पाई उन सबको एक जगह जोड़ दीजिए तो ही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। अब कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिन्हें हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, सवाल यह है कि कौन कौन सी इनकम है भाई जो हम अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। टोटल इनकम मतलब मेरी साल भर की कितनी इनकम है, 8 लाख रुपए, ये मेरी टोटल इनकम, मैंने पूरे साल में कितना कमाया, 8 लाख रुपए कमाया हुआ, ये मेरी टोटल इनकम है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड ना करें तो काम चल जाएगा। तो देखो, अगर कोई इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन, एनी इनकम फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द क्लॉज ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द आईटी एक्ट, सेक्शन 10 जो है आईटी एक्ट के सेक्शन 10 में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी की सारी एग्जिम्प्टेड होती हैं, उनको आपको टोटल इनकम में नहीं जोड़ना होता है। जैसे कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया, एग्रीकल्चर इनकम, खेती से आप, खेती क्या कभी देखा है किसान को इनकम टैक्स भरते हुए? नहीं, कितना भी खेती में आप पैसा लगाओ उगाओ, आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भाई आपकी टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगा। ये नहीं है कि 2 रुपये किलो की आलू का बीज लेकर आए और उसको तैयार किया, 20 रुपये किलो हुआ तो चलो भैया 18 रुपये जो तुमने कमाया उस पर इनकम टैक्स दे दो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ द पार्टनर इन द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर का जो है शेयर है प्रॉफिट का, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो कमा रहा है पार्टनर तो उसको टैक्स देना चाहिए। होता क्या है, फर्म ही, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वही इनकम टैक्स पे कर चुकी होती है
जितना उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब जब एक बार फर्म टैक्स, सोचो कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10 लाख रुपीज़ का, फर्म ने क्या किया उसमें से जो है 2 लाख रुपए इनकम टैक्स बना, वो पे कर दिया। अब जितना बचा 8 लाख, 4 लाख इस पार्टनर को मिल गया, मान लो 2 पार्टनर है, 4 लाख इस पार्टनर को मिल गया। अब भले ही ये इस व्यक्ति की 4 लाख रुपए इनकम हुई है, लेकिन पार्टनर को इनकम हुई है, लेकिन अब ये नहीं कि सरकार इस पे भी 4 लाख रुपए का बोले कि तुम 4 लाख कमाओ चलो टैक्स दो। अरे भैया 10 लाख कमाया था पार्टनरशिप फर्म ने, तुम्हें दे तो दिया टैक्स, अब मुझ पर भी टैक्स लगाओगे क्या? ऐसे तो मर जाऊंगा मैं, इसीलिए यहाँ पर पार्टनर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ एनी लीव ट्रेवल कंसेशन आर असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, अगर आपको कोई ट्रेवल कंसेशन मिला है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप रिटायर होते हैं, ग्रेजुएटी वगैरह मिलेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप वीआरएस ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायर लेते हैं, या आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है सर्विस से, तो उसमें जो आपको पैसा मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगता है। पेमेंट फ्रॉम एन अनअप्रूव्ड सुपरन्यूएशन फंड, अगर कोई अप्रूव्ड सुपरन्यूएशन फंड है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। स्कॉलरशिप अगर आपको मिली हुई है, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, उस पर टैक्स नहीं लगता। सोचो स्कॉलरशिप आपको मिली, उस पर टैक्स सरकार वसूल ले तो तुम पढ़ोगे क्या, ठीक है ना। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको बख्शा गया है कि आप जो है इनको टोटल इनकम में मत जोड़िए, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे डिडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, इन टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में जो भी आपके चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी जो है टोटल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती है, ठीक है। तो टोटल इनकम कंप्यूट करते समय ये सारी चीज़ें नॉट इंक्लूडेड हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आता है जैसे आपका एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, शेयर अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की जो प्रॉफिट का शेयर होता है उस पर नहीं लगती है। उसके बाद में अगर ट्रेवल कंसेशन मिला है उस पर नहीं लगती है। ग्रेजुएटी जो मिलती है उस पर नहीं मिलती। अगर आप रिटायर हो जाते हैं, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उस पर जो आपको पैसा मिलता है बैंक या फर्म या कंपनी की तरफ से उस पर नहीं लगती है। उसके बाद में आपका सुपरन्यूएशन, जब आप रिटायर होते हैं तो जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। स्कॉलरशिप जो है आपका टैक्स नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम टोटल इनकम में जोड़ते ही नहीं फ्रेंड्स। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको अपनी टोटल इनकम में जोड़ेंगे ही नहीं। अगर मान लो मेरी इनकम जो है एक साल में फॉर एग्जांपल मेरी 6 लाख रुपए इनकम है और मुझे मान लो 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैं अपनी इनकम 18 लाख नहीं दिखाऊंगा, ये मैं जोड़ूंगा ही नहीं। मैं बोलूँगा कि मेरी इनकम 6 ही लाख रुपए है। कॉन्सेप्ट ये चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। टोटल इनकम जोड़ते समय हम कौन कौन सी, जैसे 80C वगैरह हम डिडक्शंस लेते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो भाई इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6A बताता है। चैप्टर 6A स्पेसिफाई द एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस इनकम फॉर अराइविंग एट द टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस इनकम में आप कितना डिडक्शन कर सकते हैं ताकि टैक्सेबल इनकम निकल आए, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6A आपको डिटेल देता है, ठीक है। दीज डिडक्शंस आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80C से लेकर 80U तक हैं। ये सारे के सारे आपके कहाँ तक आते हैं, 80C से लेकर के 80U तक आते हैं। 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन हम लोग लेते हैं। ये इसके बारे में आपको 80C का तो सबको ही पता होगा क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, 80C का सही से यूज करते हैं इसलिए आइडिया होगा। लेकिन हम 80C के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 80C से लेकर के 80U तक कुछ डिडक्शंस। 80C हो गया डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने LIC भरी है तो उसको डिडक्ट कर लीजिए। डेफर्ड इन्यूटी है कोई, उसको। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आपने किया है उसको। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर आर डिवेंचर, इसको डिडक्ट कर सकते हैं। टैक्स सेवर FD बनवाई हुई है उसको कर सकते हैं। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड खोला हुआ है उसको कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80CC, CCC एंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 80CCD इज लिमिटेड टू 1.5 लाख रुपए। तो 3 सेक्शन को मिला करके यहाँ आ जाते हैं भाई, 80C का प्लस 80CCC और उसके बाद में 80CCD का सब सेक्शन 1, इन तीनों का मिला करके आप टोटल मिला करके 1.5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले, मतलब डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इतना डिडक्शन अलाउ होता है। उसके बाद में 80D में आपको कौन सा डिडक्शन मिलता है। अब आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो पे करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन में जो है हमें डिडक्शन दिलवाता है, तो सेक्शन 80D। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80D हमें इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन सेक्शन 80D के तहत मिलता है। 80E क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80E के तहत मिलता है, याद रखना जरूरी है। सेक्शन 80G में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अ सर्टन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने कोई डोनेशन कर रखा है, मान लीजिए जैसे कोई त्रासदी आ गई है,
उत्तराखंड त्रासदी जैसे आई, अब हम उसमें मान लो अपने 50,000 रुपये डोनेट किया है, तो उसमें आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो सेक्शन 80G के तहत मिलेगा। तो अगर आपने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को या किसी सर्टेन फंड में, है ना, मुख्यमंत्री आपदा फंड होते हैं, प्रधानमंत्री आपदा फंड होते हैं, उनमें सब में आप अगर करते हैं तो 80G के तहत आपको छूट मिलती है। सेक्शन 80QQB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ द ऑथर ऑफ द सर्टेन बुक अदर देन द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो सेक्शन 80QQB जो है आपको क्या देता है, रॉयल्टी इनकम जो आपकी आती है उस पर आपको डिडक्शन देता है। रॉयल्टी इनकम जैसे आपने कोई उपन्यास वगैरह लिख दिया तो उसकी आपको रॉयल्टी इनकम आती है, तो वो जो है आप 80QQB के तहत आप डिडक्शंस ले सकते हैं। लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक शामिल नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई की किताबों को शामिल नहीं किया जाता है। पढ़ाई लिखाई मतलब जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है इस तरीके की किताबों को नहीं, जैसे मैकमिलन की बुक भी पढ़ाई लिखाई की किताब है, इस पर नहीं। उपन्यास हो गया, आत्मकथा हो गई, काइंड ऑफ दैट, ऑटोबायोग्राफी काइंड ऑफ दैट, ओके। सेक्शन 80 RRB क्या होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट। अगर कोई चीज़ आपने पेटेंट करवा रखी है उस पर रॉयल्टी मिलती है तो वो आप सेक्शन 80 RRB के तहत उसमें डिडक्शन लेंगे। यानी कि यहाँ पर रॉयल्टी ऑन पेटेंट है, यहाँ पर रॉयल्टी ऑन बुक्स है, आथर के तौर पर, है ना। रॉयल्टी इनकम ऑफ आथर, यहाँ आथर के तौर पर आप डिडक्शन लेते हैं 80QQB में, और 80 RRB में आप लेते हैं पेटेंट करवाने की वजह से जो आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में 80 TTA क्या होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसका डिडक्शन 80 TTA में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 80 TTB में क्या होता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। 80 TTB में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को जो डिपॉजिट किया है FD वगैरह उसमें मिलता है डिडक्शन, ठीक है। 80U में डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी को 80U के तहत जो है, सेक्शन 80U के तहत डिडक्शन मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिडक्शंस हमने देखे कि कौन कौन से हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय हम कुछ डिडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से। तो इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 6A जो है आपको बताता है कि ग्रॉस इनकम में से क्या क्या डिडक्शन लगा करके आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है आपके सेक्शन 80C से लेकर 80U तक आते हैं। कुछ खास की हमें बात करनी है, जैसे सेक्शन 80C में क्या क्या डिडक्शंस आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, हेल्थ नहीं, हेल्थ वाला आपका 80D में जाता है, ठीक है। तो 80C में आपका लाइफ इंश्योरेंस LIC हो गया, डेफर्ड एन्युटी हो गया, PF फंड में आपने सुकन्या समृद्धि में पैसा डाल दिया हुआ है, कुछ और डिवेंचर्स टैक्स सेवर FD वगैरह करवा लिए, तो जो टैक्स सेविंग से रिलेटेड करा हुआ है काम वो सारा 80C में आ जाता है। इसकी जो लिमिट होती है 80C, 80CCC और उसके बाद में 80CCD का सबसेक्शन 1, ये सब मिला करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउ कर सकते हैं। आपका जो हेल्थ प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसमें रिबेट आपको सेक्शन 80D के तहत मिलता है। उसके बाद में अगर आपने लोन लिया हुआ है, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80E के तहत मिलता है। 80G में आपको क्या डिडक्शन मिलता है, जो आपने डोनेशन कर रखा है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसी फंड में, तो वहाँ पर आपको 80G के तहत मिलता है। 80QQB में अगर आपने कोई किताब लिखी हुई है, पढ़ाई लिखाई की किताब नहीं, नॉर्मल किताब आपने छापी हुई है, तो उसकी जो आपको रॉयल्टी मिलती है, इनकम आती है, वो 80QQB के तहत आपको रिबेट मिलता है। फिर आता है 80 RRB। अगर आपने कोई पेटेंट करवा रखा है, एप्पल वगैरह जैसे कंपनियों ने पेटेंट करवा रखा है, तो उनको जो है जो डिडक्शन मिलेगा 80 RRB के तहत मिलता है। फिर आता है सेक्शन 80 TTA। तो अगर आपने जो आपका सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आपको अर्न होता है उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80 TTA में ले सकते हैं। उसके बाद में जो सीनियर सिटीजन ने अगर FD करवाई हुई उसका जो इंटरेस्ट हम कमाते हैं वो सेक्शन 80 TTB में आ जाता है। 80U में क्या आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो है आपको डिडक्शन 80U में मिलता है। फिर आती है कहानी न्यू टैक्स रिजिम की, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिला कि आप जो है 2 में से एक चूज कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2020 अ न्यू सेक्शन 115BAC has been inserted in IT Act wherein an individual gets an option to choose between the existing tax rate and new concessional tax rate by foregoing prescribed exemptions or deductions, ठीक है।
तो इन्होंने बोला कि जो है फाइनेंस एक्ट 2020 में व्यवस्था की गई, एक नया सेक्शन ऐड किया गया 115 BAC, जिसमें ये कहा गया कि आपके पास व्यवस्था है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको पहले जो इनकम टैक्स का रेट चल रहा है वो आपको पसंद है, या आप एक नया कंसेशन वाला जो है इनकम टैक्स रेट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब उसमें क्या है कि अगर नया वाला इनकम टैक्स रेट लेंगे तो उसमें आपको जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस है वो नहीं मिलेगी। तो जो आप इसमें चाहो वो चूज कर सकते हो। ये व्यवस्था जो है नए टैक्स रिजिम में की गई। चूज A और B, मोदी सरकार जो है A और B दो में से एक चूज करने का ऑप्शन लेकर के आई है ना। थ्रू एन ऑर्डिनेंस इन 2019 अ न्यू सेक्शन 115 BAA, ध्यान दीजिएगा यहाँ BAC था, वहाँ BAA हैज बीन इंसर्टेड इन द IT एक्ट टू गिव द बेनिफिट ऑफ अ रिड्यूस्ड कारपोरेट टैक्स रेट टू डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, तो कारपोरेट टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, कारपोरेट टैक्स को रिड्यूस करने का बेनिफिट डोमेस्टिक कंपनी को, घरेलू कंपनियों को देने के लिए एक नया सेक्शन 115 BAA ऐड किया गया था। तो ये दो चीज़ों की हमने बात यहाँ पर कर ली। पहली बात हमने कर ली कि नए टैक्स रिजिम की बात फाइनेंस एक्ट 2020 में हुई। यहाँ पर आपको व्यवस्था दी गई, भैया दो विकल्प हैं, चूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, पुराने टैक्स रेट में जाना चाहते हो या कंसेशन वाले नए टैक्स रेट में जाना चाहते हो। अगर लेकिन नया वाला अगर चूज करोगे तो उसमें तुम्हें कोई एग्जेम्पशन या कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी, ये इन्होंने कह दिया था। ठीक उसी तरीके से 2019 में भी एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसमें एक नया सेक्शन ऐड किया गया 115 BAA। ये कौन सा था? BAC, ये BAC था, 115 BAC था, और ये BAA लेकर आए। और इसमें इन्होंने कहा जो हमारी यहाँ की घरेलू कंपनियां हैं उनको कारपोरेट टैक्स रिड्यूस किया गया, उनका कारपोरेट टैक्स कम कर दिया गया। तो ये नए टैक्स रिजिम में ये सारी चीज़ें हुई। फाइलिंग ITR की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है भाई, हर साल हमें करना होता है। इसकी डेडलाइन आती है, जिसे कई बार सरकार बढ़ाती भी है, फिर कभी कभी नहीं भी बढ़ाती है। ठीक है, तो फाइलिंग ITR की बात अगर हम करें, इट इज मैंडेटरी टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द रेजिडेंट एंड NRI हुज ग्रॉस इनकम एक्सीड द थ्रेशोल्ड एग्जीम्ड इनकम फॉर दैट असेसमेंट ईयर। तो ये मैंडेटरी है कि अगर आपकी इनकम टैक्स जो है रिटर्न आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है, अगर आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो डिडक्शंस के बाद में एक सर्टन थ्रेशोल्ड को पार कर जाती है तो आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए। मेरी अपनी सलाह रहेगी कि आप सभी को इनकम टैक्स रिटर्न वैसे भी फाइल करना चाहिए, अच्छा रहता है। भले ही आप टैक्स लैब में आते हो या ना आते हो, 2 मिनट का काम होता है, और अगर नहीं खुद कर सकते तो किसी बंदे को पकड़ो तो 400-500 रुपये लेगा, आपका ITR फाइल कर देता है। बैंकों में फॉर्म 16A B वगैरह प्रोवाइड कर देता है, जो वहाँ 16A में फॉर्म में लिखा रहता है वही इनकम टैक्स में एग्जैक्टली वही भरना होता है, बस काम खत्म हो जाता है। ठीक है, भरना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनी आर अ फर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट हैज़ इनकम और लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो व्यक्ति करेगा, यानी कि जो NRI हो गया या कोई रेजिडेंट हो गया, इन सबको इनकम टैक्स भरना चाहिए अगर उनकी जो लिमिट है उससे ग्रॉस इनकम उनकी ज़्यादा है, किससे, जो लिमिट है उससे ज़्यादा, तो मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी है उसके लिए, तो कंपनी या फर्म है उसके लिए तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही भरना है, चाहे उसको फायदा हो या लॉस हो। इनकम हुई है, लॉस हो, उससे मतलब नहीं, आपको ITR फाइल करना ही करना पड़ेगा अगर कंपनी है तो। इफ आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न पर्सन फाइंड्स एनी मिस्टेक, ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, द रिटर्न कैन बी रिवाइव विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अब मान लो अपने फॉर्म ITR फाइल कर दिया, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है उसमें तो उसको रिवाइज भी कह सकते हैं, उसको ठीक भी कह सकते हैं। इसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि एक बार सबमिट कर दिया तो अब निर्मला सीतारमण जी आपको ठीक नहीं करने देंगे। उन्होंने व्यवस्था दे रखी, दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो व्यवस्था दे के रखी, कोई चिंतक बात नहीं है, आप आराम से दोबारा से सही कर लो। ठीक है, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी। अब ध्यान रखिए, पेपर वाला काम खत्म कर दिया है इन्होंने, ई फाइलिंग कंपलसरी कर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर की है तो आप पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर भी दया भाव दिखाया गया है कि अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा हो गई है, कंप्यूटर वगैरह दिखता ही नहीं होगा आंखों से, तो ऐसे में आप पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैन बी फाइल्ड बाय दोज हु आर अबव 80 ईयर ऑफ एज एंड डू नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपको कोई रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, यानी सैलरी वाली इनकम आ रही है, तो उस केस में आप जो है पेपर रिटर्न भर सकते हैं। अदरवाइज ई फाइलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बातें। हमने यहाँ देखा कि ITR रिटर्न करने के केस में चाहे हमारे देश का व्यक्ति हो चाहे NRI हो, अगर उसकी ग्रॉस इनकम थ्रेशोल्ड को पार कर जाती है तो उस केस में ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, पार्टनरशिप कैसी भी फर्म है, कोई कंपनी है, उस केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ITR फाइल करना होगा, रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, अब मान लो अगर आपने ITR फाइल किया और उसमें कोई गलती हो गई तो उसको जो है विद इन टाइम लाइन, जितना समय दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस टाइम लाइन के दौरान आप उसे ठीक कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती
नहीं है, आपको समय दिया जाता है। ई फाइलिंग मैंडेटरी कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही अब ITR फाइल कर सकता है, पेपर वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। लेकिन अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर है और आपका किसी बिजनेस या जो है रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो उस केस में आप पेपर फाइलिंग भी कर सकते हैं। अब कौन कौन से फॉर्म है ITR को फाइल करने के लिए, थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो फॉर्म है ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक। हमारे पास ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक फॉर्म होते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 22 और फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल ज़्यादा का होता है, फाइनेंशियल ईयर हमेशा पिछला वाला रहता है। जैसे अभी चल रहा है क्या, आज है, जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं आज 25 मार्च है, 25 मार्च 2024 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आज 25 मार्च 2024 है, तो यानी कि ITR मैं अब भरूंगा अप्रैल में जब भरूंगा तो मैं ये मार्च वाले महीने यानी कि मैं 2024 यानी कि कहने मतलब ये हुआ 1 अप्रैल 2023 से ले करके और 31 मार्च 2024 का मैं ITR फाइल करूँगा। कब? 1 अप्रैल 2024 के बाद से ये होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है। असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल और आगे जाता रहता है, ठीक है। ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक की व्यवस्था हमारे पास होती है। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, बस इसमें काम खत्म हो जाएगा। असेसमेंट रिफंड रिकवरी की बात कर लेते हैं। असेसमेंट is the process of verifying by the IT department the details submitted by the person in the IT return। तो असेसमेंट वो प्रक्रिया है जिसकी सहायता से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा भरी गई डिटेल्स को एसेस करता है कि आपने जो ITR भरा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उसमें डिटेल्स सही दे रखी हैं या नहीं दे रखी हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? असेसिंग द टैक्सेबल इनकम और लॉस, आपकी टैक्सेबल इनकम और लॉस कितना है, इसको एसेस किया जाता है। फाइंडिंग आउट द टैक्स पेबल बाय द SSC आर रिफंडेबल टू SSC। तो हमें असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि कितनी असेसिंग द टैक्सेबल इनकम और लॉस इफ एनी, है ना, कितना टैक्सेबल इनकम है ये देखेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और देखेगा कि टैक्स पेबल जो है SSC द्वारा जो टैक्स पेबल है वो ठीक है या नहीं है, या कोई रिफंड की ज़रूरत है, कोई रिफंड हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर चेक करी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो असेसमेंट, रिफंड और रिकवरी में हमने बात की। असेसमेंट वो प्रक्रिया है जिसकी सहायता से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी वेरीफाई करते हैं कि आपके द्वारा जो ITR फाइल किया गया है उसमें डिटेल्स सही हैं या नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहला एसेस करेंगे कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है या लॉस है वो सही दिखाई है आपने या नहीं दिखाई है। फिर देखेंगे कि जो टैक्स पेबल है वो करेक्ट है, उसका असेसमेंट सही किया गया SSC द्वारा या नहीं, और अगर नहीं सही है तो उसको सही करवाओ, अगर सही है तो जो भी SSC को है पैसा रिफंड कर दिया जाता है, जो भी पैसा बचा होगा उसको लौटा दिया जाता है। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर ही हमारा लेक्चर यहीं पर ही ओवर होता है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक वगैरह, शेयर, कमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।